नमस्कार दोस्तों, आज मैं लेकर आई हूँ रोबिन क्रिश्चियन जी की रचना बदला। उत्तर प्रदेश राज्य में छोटा सा गांव था। गांव का नाम गोरखपुर था। आज सरपंच के घर उनकी पत्नी को बेटा हुआ था। पूरे घर में खुशी छाई हुई थी। 3 माली इमारत था उनका घर। उनके पिताजी काफ़ी ज़मीन और जायदाद छोड़ गए थे। गांव की ज़मीनों में आधी ज़मीन उनकी ही थी। सरपंच जी बहुत खुश थे। उनकी पत्नी नगमा बानो खटिया पर थी। बच्चे को जन्म देकर वो बेहोश हो गई थी। क्या हो गया मेरी बहू को? बच्चा ठीक तो है ना? बच्चे को जन्म दिलाने आई दाया को चिल्लाकर पूछा। तेरा पोता बिल्कुल ठीक है नूर बानो, दाया ने कहा। वो थकान के कारण बेहोश हुई है। कमरे में बच्चे के रोने की आवाज़ गूंज रही थी। दाया बच्चे को साफ कर रही थी। सरपंच की अम्मी नूर बानो उसकी मदद कर रही थी। कमरे के बाहर सरपंच अब्दुल खान चक्कर काट रहे थे। वो बहुत परेशान थे। उनके साथ उनके भाई खड़े थे। भाईजान को देख रहे थे। उसी वक्त कमरे से बाहर नौकरानी ने आकर कहा, सरपंच जी आपको बुला रहे हैं। सरपंच जी दौड़ के अंदर जाते हैं। दाया उनके हाथ में बच्चा देते हुए कहती है, सरपंच जी बच्चा और माँ दोनों ठीक है। सरपंच की खुशी का ठिकाना नहीं था, और हो भी क्यों ना, आखिर 10 साल के बाद बेटा हुआ था। कितनी दरगाह पर चादर चढ़ाई थी, तब जाके बेटा हुआ था। सरपंच के भाइयों की शादी हुए 1 साल हो चुका था। उन्होंने बेटे की उम्मीद छोड़ दी थी। सालों बाद खुदा ने रहमत बरसाई थी। सारे गांव वालों को कह दो, अगले मंगलवार सारे गांव को दावत पे आना है। सरपंच ने दोनों भाई को आदेश दिया। अरे भाईजान, इनकी औकात नहीं जो हमारे साथ दावत पे आए, छोटे भाई ने कहा। मंझले भाई ने कहा, छोटे चुप, भाईजान ने कहा है तो पूरे गांव में दावत होगी, समझा। सारे गांव वालों को न्योता देने के लिए नौकर को भेजा। गांव वाले बेहद गरीब थे। गांव में स्कूल और सरकारी अस्पताल सरपंच ने बनाए थे और सबके घर बिजली लगवाई थी। उनकी गांव में बेहद इज्जत थी। सरपंच के घर बेटे का जन्म होने से सब बेहद खुश थे। उनके साथ उनकी खुशी में शरीक होने के लिए गए। वहाँ पे नाच गाना हुआ, पूरे दिन रात जश्न हुआ। अरमान नाम रखा था सरपंच ने उनके बेटे का। सरपंच का एक ही बेटा था। अरमान की दोनों चाची, दोनों चाचा और दादी, अम्मी अब्बू बेहद प्यार करते थे। 2 साल बाद अरमान के छोटी चाची और बड़ी चाची दोनों को एक एक बेटा हुआ। छोटे चाची के बेटे का नाम अनवर और बड़े चाची के बेटे का नाम अफजल था। और छोटी चाची को 1 साल बाद लड़की हुई, उसका नाम सिमरन रखा था। एक तरफ सरपंच का परिवार बढ़ रहा था। सरपंच गांव के मसलों में व्यस्त रहने लगे थे और उनके दोनों भाई ने व्यापार में। उनके बच्चे स्कूल जाने लगे थे। स्कूल से शिकायत आई थी। सब गांव वाले एक जगह इकट्ठे हुए थे। सरपंच जी आगे कुर्सी पे बैठे थे। उनके साथ आजू बाजू कुछ पंचायत के सदस्य। एक गरीब दिखने वाले पिता ने कहा, सरपंच जी आपके बेटे और भतीजे ने मिलके मेरे बेटे को बेहद मारा, उसके हाथ तोड़ दिए। की होगी कुछ बदमाशी, तभी तो मारा होगा। सरपंच के भाई ने जवाब दिया, तुम शांत रहो। सरपंच ने कहा। गांव वालों ने कहा, सरपंच जी हाँ, आपके बच्चे ने दुकान वाले के बेटे को भी मारा था। अभी उनकी उम्र 15 साल है और गांव में सबको तंग कर रहे हैं, धौंस दिखाते हैं। आपकी खातिर हम कुछ उन्हें कह नहीं पाते, पर अब तो आपको उनको सजा देनी ही होगी। अरमान, अनवर और अफजल वहां पर ही खड़े थे। अरमान ने कहा, पिताजी उसने सिमरन को छेड़ा था। उसकी आवाज़ से पता चल रहा था वो झूठ बोल रहा है। सरपंच एक आदमी को भेजते हैं। वो फरियाद करने वाले पिता को कान में कहता है, तुम्हें याद तो है ना,
तुम्हारी जमीन गिरवे रखी है। सरपंच के भाई के पास वो डर जाता है और सरपंच के भाई ने जिस आदमी को भेजा था वो एक एक करके सबके कान में ये बात कहता है। गांव वालों को जब भी ज़रूरत होती पैसों की तो सरपंच के भाई के पास जाते और अपनी ज़मीन रख के पैसे लेते थे। इस तरह सभी गांव की ज़मीन सरपंच के भाई के पास गिरवी थी। इधर सरपंच जी कहते हैं सभी गांव वालों ने फरियाद की है तो सज़ा तीनों को मिलेगी। पंचायत के सदस्य कहते हैं सही बात है, आखिर सरपंच का बेटा था तो कोई कुछ और कह भी नहीं सकता था। सरपंच के भाई गुस्से में गांव वालों को देखते हुए अपनी दाढ़ी को खुजाते हैं। इधर गांव वाले डरे होते हैं, वो डर से कहते हैं ये तो बच्चे हैं, इनको क्या सजा दे, आगे से ऐसी गलती ना करे। सरपंच जी कहते हैं सजा तो मिलेगी। गांव वाले जानते थे अगर सरपंच जी ने सजा दी तो सरपंच के भाई हमें छोड़ेंगे नहीं। नहीं, बच्चों को कोई सजा नहीं देंगे, अपने बच्चे ही है, आगे से ध्यान रखेंगे। गरीब पिता भी कहता है हाँ ये तो मेरे बेटे ने गलती की तो उन्होंने थोड़ा मार दिया, आखिर अस्पताल भी तो यही ले गए। उसकी आवाज़ से साफ था कि वो डर कर कह रहा है और उनको सरपंच जी कोई सजा तो नहीं करते पर गांव वालों से माफ़ी मांगने को कहते हैं। हमें माफ़ करना कहकर अरमान और उसके दोनों भाई घर चले जाते हैं और सरपंच जी दूसरा केस क्या है पूछते हैं। उनको सज़ा नहीं मिलने से उनकी हिम्मत बढ़ गई थी और गांव वालों से माफ़ी मांगनी पड़ी, इसीलिए वो गांव वालों पर बेहद गुस्सा भी था। गांव में शांति छाई हुई थी, सब जानते थे सरपंच जी जिंदा है, इसीलिए गांव में शांति है। जिस दिन सरपंच जी नहीं रहे ना जाने गांव वालों का क्या होगा। अरमान अभी बच्चा था पर वो अपने चाचा की राह पर चल रहा था, वो भी गांव वालों को खुद से नीचा ही समझ रहा था। सरपंच ने एक महिला को गांव में टीचर के लिए नियुक्त किया था क्योंकि वो विधवा थी और पढ़ी लिखी थी। पास के गांव से सरपंच के पास मदद लेने आई थी। सरपंच जी, मेरा एक 12 साल का बेटा है, मेरे पति चल बसे हैं, उनके सिवा मेरा इस दुनिया में कोई ना था। आप मुझे यहाँ पर टीचर की नौकरी दे दीजिए, तुम चिंता ना करो, यहाँ पर तुम्हें रहने को घर और नौकरी मिल जाएगी। जाके प्रिंसिपल से बात कर लो, उन्हें कहना मैंने भेजा है। सरपंच ने कहा। वो अपने बेटे को लेकर स्कूल चली गई। ऑफिस में प्रिंसिपल बैठे थे और एक लेडी टीचर से कह रहे थे। प्रिंसिपल उम्र में बड़े थे, फिर भी दिल से जवानी गई नहीं थी। तुम टीचर होके देर से आते हो, क्या तुम्हारा पति तुम्हें सोने नहीं देता? कल से अगर देर से आए तो दिन में भी सोना पड़ेगा। मेरा मतलब है कि तुम्हें घर पर ही रहना पड़ेगा। गलती हो गई सर, कल से नहीं होगा। मासूम चेहरा बनाते हुए टीचर बोली। उतने में दरवाज़ा कोई खटखटा देता है। प्रिंसिपल देखते हैं तो देखते ही रह जाते हैं। सफ़ेद साड़ी में वो औरत काफ़ी मादक लग रही थी। उसकी छाती का उभार जैसे हो नदियों साथ खड़े दो पहाड़। शरीर का रंग देखकर परी भी जल जाए। उम्र में 40 होगी, किसी भी मर्द को शैतान बना दे। मुझे सरपंच जी ने भेजा है टीचर की नौकरी के लिए। वो कहती है उसके साथ उसका बच्चा भी होता है। सरपंच लेडी टीचर से कहता है तुम जाके इस बच्चे का एडमिशन करा दो। वो बच्चे को लेकर क्लास में जाती है। आप आइए बैठिए, सरपंच उसको कहता है। वो बैठ जाती है। प्रिंसिपल की नज़र नहीं हटती उस पर से। आपका नाम क्या है? प्रिंसिपल पूछता है। जी रेशमा। रेशमा उत्तर देती है। प्रिंसिपल कहते हैं आप बच्चों को हिंदी सिखाएं और पंचायत ने टीचर के रहने के लिए मकान बनाए हैं और लेडी टीचर वही रहती है तो आप उनके साथ चले जाएगा। और क्लास दिखाता है और कहता है क्लास में बच्चे बड़े बदमाश हैं, अपना ध्यान रखिएगा। हेलो बच्चों,
आज से मैं आपको हिंदी सिखाऊंगी। रेशमा कहती है, किताब निकालो, और बोर्ड पे कुछ लिख रही होती है। तभी क्लास में एक बच्चा कागज मारता है। किसने मारा? अरमान कहता है, मैंने। क्या करेगी? उसे प्रिंसिपल के पास ले जाती है। प्रिंसिपल अरमान को कहता है, बेटे तुम जाओ। रेशमा कहती है, प्रिंसिपल उसे जाने क्यों दिया? अरे वो सरपंच का बेटा है और उसके 2 चाचा खतरनाक है। अगर कुछ किया तो तुम और मैं दोनों जिंदा नहीं बचेंगे। स्कूल के बाद रेशमा सरपंच के घर जाके अरमान की शिकायत करती है। सरपंच जी अरमान को बुलाते हैं। देखो, तुम टीचर से माफ़ी मांगो और अगर दोबारा कोई शिकायत आई तो तुम्हें घर में ही पढ़ना होगा। अरमान रेशमा से माफ़ी मांगता है, लेकिन वो इसका बदला जरूर लेगा, मन में ठान लेता है। उसे पता चलता है कि रेशमा का बेटा स्कूल में ही पढ़ता है। वो उसको पीटने की सोचता है, पर रेशमा का बेटा होशियार और निडर होता है। वो अरमान से छोटा है पर ताकत वाला होता है। अरमान और रेशमा के बेटे मकबूल की लड़ाई होती है और दोनों एक दूसरे को पीटते हैं। प्रिंसिपल जाके छुड़ाते हैं। देखो बच्चों, तुम्हें मारामारी नहीं करनी चाहिए, और मामला स्कूल में ही निपटा देते हैं। अरमान जानता था अब्बा को पता चला तो घर में ही पढ़ना पड़ेगा, तो वो कुछ नहीं करता। उसके चाचा दारू, गांजे और चरस के धंधे में होते हैं, पर भाईजान के डर से धंधा लखनऊ शहर में चलाते हैं। इधर अरमान को भी सिगरेट पीने की आदत लग गई थी। वो अपने दोनों भाई के साथ मिलकर सिगरेट पीता था। इधर सरपंच जी की उम्र होने के कारण वो घर में ही रहने लगे थे। एक दिन रेशमा अरमान को सिगरेट पीते देख लेती है। अरमान, क्या कर रहे हो? रेशमा गुस्से से पूछती है। अरमान कहता है, सिगरेट पी रहा हूँ, दिख नहीं रहा? रेशमा उसके हाथ से सिगरेट लेके फेंक देती है। उसे प्यार से कहती है, देखो तुम्हें ये सब नहीं करना चाहिए। अगर दोबारा तुमने ऐसा कुछ किया तो मैं सरपंच जी से कह दूंगी। अरमान ठीक है कहकर वहाँ से चला जाता है। वो रेशमा को मार देने का प्लान बनाता है। अफजल और अनवर के साथ मिलकर रात को रेशमा के घर जाएंगे। तुम लोग मकबूल को संभालना, मैं रेशमा को संभाल लूँगा। रेशमा का घर और लेडी टीचर का घर एक साथ होता है। अरमान अपने दोनों भाई को लेके रेशमा के घर जाता। अनवर और अफजल नीचे खड़े होते हैं। वो उनके ऊपर खड़ा होके खिड़की से देखता है। गलती से वो लेडी टीचर वाली घर पर चढ़ा होता है। लेडी टीचर अपने पति के साथ आपत्तिजनक स्थिति में होती है। तुम मुझे सोने दो, अगर लेट होगा स्कूल में तो प्रिंसिपल फिर चिल्लाएगा। लेडी टीचर हंसते हंसते अपने पति को कह रही होती है, वो तो बूढ़ा हो गया, उसे क्या पता हमें रात को कितने काम होते हैं। उसका पति कहता है। दोनों अपने कपड़े निकालकर सेक्स कर रहे होते हैं। अरमान ये सब देखकर वो अपने भाई को लेकर चला जाता है। दूसरे दिन सुबह रेशमा मकबूल को उठाती है। तैयार हो जा बेटे, स्कूल नहीं जाना। मकबूल कहता है, अम्मी मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं आज स्कूल नहीं आ पाऊंगा। रेशमा खाना बनाती है और मकबूल से कहती है, खाना रखा है, तुम आराम करो, भूख लगे तो खा लेना, और स्कूल जाने के लिए निकल जाती है। रास्ते में अरमान का भाई रेशमा को मिलता है और उसे कहता है, रेशमा मैडम, अरमान स्कूल के पीछे के जंगल में बेहोश पड़ा है, आप जल्दी चलिए। रेशमा अरमान के भाई के साथ चली जाती है। जंगल में जाके अरमान के भाई से पूछती है, कहाँ है अरमान? अरमान का भाई कहता है, थोड़ा अंदर है जंगल में। रेशमा कहती है, चलो बताओ कहाँ है। जैसे ही रेशमा जंगल पहुँचती है, अरमान के दोनों भाई रेशमा को पकड़ लेते हैं। अरमान रेशमा से कहता है, जब से गांव में आई हूँ जीना हराम करके रखा है, आज ना छोड़ूंगा तुझे, और रेशमा की साड़ी निकाल देता है। रेशमा छुड़ाने का व्यर्थ प्रयास करती है। अरमान रेशमा को जमीन पे लेटा देता है और मुख पे रुमाल बांध देता है। अरमान के दोनों भाई रेशमा को पकड़ते हैं
और अरमान रेशमा की इज्जत लूट लेता है और गला दाबकर मार देता है। फिर वहाँ से तीनों भाई चले जाते हैं, पर एक गांव का आदमी जो लकड़ी काटने जंगल में आया होता है वो अरमान और उसके भाई को वहाँ से जाते हुए देख लेता है। पर उस आदमी को पता नहीं होता कि अरमान ने रेशमा का खून कर दिया है। दोपहर को कुछ लोग जंगल में लकड़ी काटने जाते हैं, तभी उनको रेशमा की लाश मिलती है। वे लोग डर जाते हैं और सीधे गांव में आके सबको बताते हैं। कुछ लोग पुलिस को बुलाने जाते हैं। गांव में सब चौंक जाते हैं, किसने किया होगा। जो आदमी सुबह लकड़ी काटने गया था वो बताता है सबको कि मैंने सरपंच के बेटे को सुबह जंगल से भागते देखा था। गांव में बात फैल जाती है कि अरमान ने रेशमा का खून किया, लेकिन कोई पुलिस को कहने की हिम्मत नहीं करता था। इधर पुलिस रेशमा की लाश के पास जाती है और जांच शुरू करती है। मकबूल अपने घर में आराम कर रहा होता है, उसे कुछ पता नहीं होता। अरमान अपने चाचा को सब बता देता है कि उसने ही रेशमा का खून किया है। अपने भाइयों के साथ मिलके उसके चाचा उसे कहते हैं, चिंता मत करो, मैं हूं ना, कुछ दिन घर में ही रहना और पुलिस को पैसे खिलाकर जांच बंद करवा देता हूं। गांव के लोग रेशमा को दफनाने की तैयारी करते हैं। कुछ लोग मकबूल को बताते हैं कि तुम्हारी अम्मी अब इस दुनिया में नहीं रही, चलो तुम्हारी अम्मी के आखिरी दर्शन कर लो। मकबूल ये सुनकर बेहद रोता है, उसे यकीन नहीं होता। सब मिलकर रेशमा को दफनाते हैं। मकबूल को लेडी टीचर अपने साथ रखती है। मकबूल अपनी अम्मी को बेहद याद करके रोता है। लेडी टीचर उसे माँ का प्यार देती है। सरपंच जी की उम्र हो चुकी थी, इसीलिए उनकी तबीयत भी खराब रहती थी और वो अपने कमरे में ही आराम करते थे। कभी कभी ही वो घर से बाहर निकलते थे। लोग उनके हाल पूछने के लिए घर आया करते थे। अरमान ने रेशमा का खून किया है, ये बात सारे गांव में फैल गई थी। जैसे ही ये बात सरपंच जी के कानों तक पहुंची, वो ये बात बर्दाश्त न कर सके और दिल का दौरा पड़ने से उनकी मृत्यु हो गई। सारे गांव में मातम छाया था। गांव में एक ही चर्चा थी, अब हमारा क्या होगा। जब उनका जनाजा निकला तो पूरा गांव उनके जनाजे पे गया था। अब सरपंच के भाई आजाद थे और उनके बेटे भी उनकी राह पे चलने लगे थे। सरपंच जी और रेशमा की मौत हुए तकरीबन 1 महीना गुजर चुका था। मकबूल 1 महीने से बाहर नहीं निकला था। वो घर में अम्मी को याद करके रोया करता था। लेडी टीचर उसका ख्याल रखती थी। अरमान के चाचा अरमान से कहते हैं, तुमने रेशमा का खून किया है और इस बात का बदला मकबूल कभी भी ले सकता है। तुम मकबूल को ख़त्म कर दो। चाचा आप सही कह रहे हैं, मकबूल को दुनिया छोड़नी ही होगी। अरमान ने चाचा को जवाब दिया। उसी दिन लेडी टीचर स्कूल गई होती है और मकबूल घर पे अकेला होता है। अरमान कुछ आदमी को लेके मकबूल को मारने उनके घर जाता है। अरमान दरवाज़ा ठोकता है। मकबूल दरवाज़ा खोलता है। अरमान को दरवाजे पे देख चौंक जाता है। क्या है अरमान, यहाँ क्यों आया है? अरमान मकबूल से कहता है, तुम्हें जानकर खुशी होगी कि तुम्हारी अम्मी को मैंने मारा है और अब तुम्हारी बारी है। गुस्से में मकबूल अरमान पे टूट पड़ता है। कुछ लोग मकबूल को पीटना शुरू कर देते हैं। मकबूल को ख्याल आता है कि मुझे अम्मी का बदला लेने के लिए यहाँ से भागना होगा। मकबूल अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भाग जाता है। अरमान भी कुछ आदमी के साथ उसका पीछा करता है। मकबूल जंगल के रास्ते भाग जाता है गांव से। अरमान उसे बेहद खोजता है पर वो नहीं मिलता। लेडी टीचर घर पर आती है तो अरमान को ना पाकर दुखी हो जाती है और पूरे गांव में खोजती है। सिमरन को एजुकेशन के लिए उसके पिताजी मुंबई भेज देते हैं और सरपंच जी के भाई जो अपना नशे का धंधा लखनऊ में करते थे उसे गांव से ही करने लगते हैं। अरमान और उसके भाई भी उसी धंधे में जुट जाते हैं। गांव वालों की ज़मीन अरमान के चाचा के पास गिरवी थी, इसीलिए गांव में वो एक मीटिंग जैसा रखते हैं। सभी गांव वालों को बुलाते हैं। मीटिंग में अरमान के चाचा सबको कहते हैं, मेरे भाई जो सरपंच थे वो अब नहीं रहे हैं। अब गांव में मैं सरपंच बनना चाहता हूँ। इसमें किसी को आपत्ति है? अगर किसी को आपत्ति है तो अभी कह सकते हो। गांव वालों की सबकी ज़मीन उनके ही पास थी तो कोई मना नहीं कर सकता था। इसीलिए
सबने कहा, आप सरपंच बनाए और इस गांव की खुशहाली के लिए काम करें, इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। नए सरपंच गांव वालों का शुक्रिया करते हैं और उन्हें कहते हैं, गांव वालों, आपने जो मेरा मान रखा है उसके लिए मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। ये सब सुनकर गांव के सभी लोग एक दूसरे से कान में कहते हैं, लगता है हम तो इन्हें बहुत गलत समझ रहे थे। सरपंच जी आगे कहते हैं, और भी मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। इस गांव के सभी लड़कों को मैं अपने पास काम करने के लिए रखूँगा। ये सुनकर खुशी से तालियां बजाकर सरपंच जी का शुक्रिया करते हैं। सरपंच जी और उसका भाई, उनके भतीजे, सभी लोग एक ही धंधे में जुट जाते हैं। अरमान की अम्मी जो बीमार रहती थी, वो बीमारी से हार जाती है और उनको अरमान के पिताजी के साथ ही दफनाया जाता है। यहाँ गांव में सरपंच सभी लड़कों को काम पे रख लेता है। उनका काम होता है दारू बेचना और गांजा का सप्लाई करना। अरमान गांव वालों को अब खेत से ही दारू बनाना सिखाता था। ऐसे में गांव के सभी लोग अरमान और उसके परिवार के हाथ के नीचे काम करते थे। सरपंच पुलिस को भी अपनी तरफ कर लेता है। इस तरह पूरा सरपंच के हाथ के नीचे होता है और वो पूरे उत्तर प्रदेश में माल सप्लाई करते हैं। आजू बाजू के गांव के लड़कों को भी इसी काम में लगा देता है। अब अरमान और उसके दोनों भाई गांव वालों पर नज़र रखते हैं और उनसे काम करवाते हैं। इस तरह आधा गांव तो उनके लिए ही काम करता है, बाकी आधा गांव छोटे मोटे धंधे करके अपना घर चलाते हैं। सरपंच जी गांव की भलाई के लिए तो कुछ काम नहीं कर रहे थे, पर उनकी ज़रूरत थी, इसीलिए उन्होंने गांव में ही बहुत बड़ी हॉस्पिटल बनवाई जो उनकी बीवी के नाम पर थी। गांव में बिजली 24 घंटे हो गई थी। इस वजह से गांव में गरीबी से जूझ रहे थे। उनको अब खाना पीना मिल रहा था और रहने को मिल रहा था। वे सब बहुत खुश थे। दूसरी ओर जो अपना खर्चा खुद चला रहे थे और अपने बच्चों को बिगड़ता देख रहे थे, वो आपस में कानाफूसी करते रहते थे। ये कलयुग कब जाएगा? सरपंच जी मरे तो उनके भाइयों ने और उनके बेटे ने इस गांव का नक्शा बदल दिया। हमारे बच्चों का क्या होगा? मकबूल जो गांव से भाग गया था, वो उस दिन ट्रेन में बैठ गया था और ट्रेन उसे मुंबई ले जाती है। जब वो ट्रेन से उतरता है तो उसे पता चलता है वो मुंबई में है। उसका बस एक ही सपना था, बदला। मकबूल को भूख लगती है तो वो सोचता है खाना कहाँ से मिलेगा। वो सोच ही रहा होता है कि उसे एक आदमी दिखता है, वो कुली कुली चला रहा होता है। मकबूल उसका सामान उठाकर ट्रेन में रखता है, वो उसे पैसा देता है, तो इस तरह उसके खाने का इंतजाम हो जाता है। इस तरह 2-3 दिन गुजारा करता है। उसे पता नहीं होता है कि ये मुंबई है। यहाँ काम करने के लिए भी पहले फीस यानी पैसे देने पड़ते हैं। कुली का जो काम करता है उन्हें भी पैसे देने पड़ते हैं। एक मोटा काला आदमी स्टेशन पर आता है और उसके साथ 2 और लड़के भी होते हैं। जैसे ही सबको पता चलता है, सब कुली अपना अपना हफ्ता देने के लिए चले जाते हैं। 2 लड़के सबसे हफ्ता ले रहे होते हैं, पर उस काले और मोटे आदमी की नज़र मकबूल पर होती है। वो देखता है कि मकबूल सामान उठा के ट्रेन में रखता है और सामान का मालिक उसे पैसे देता है। वो अपने लड़कों से कहता है कि जा उस लोंडे को पकड़ के लाओ। सभी कुली लाइन में खड़े थे, सभी बारी बारी अपने पैसे दे रहे थे। तभी मकबूल पे पैसे ले रहे पठान की नज़र गई। उसने अपने चमचे से कहा, वो कौन है, जा बुला के ला। अचानक उसके दिमाग में पूछ आया। फिर बोला, रुक, एक काम कर, ले चादर और इसमें वो पत्थर पड़ा है, उसे इसमें लपेट दे। पठान भाई अभी करता हूँ। वो पत्थर लपेटने गया, तभी उसकी आवाज़ आई, भाई ये पत्थर तो बेहद भारी है, सलीम को भेजो हेल्प करने। सलीम बोला, भाई ये किसी का काम नहीं है, इसको साथ मत रखो। पठान भाई बोले, जा उसकी हेल्प कर। और तुम लोग मुंह क्या देख रहे हो, पैसे डालो बक्से में। सभी कुली बारी बारी पैसे डाल दिए। पठान भाई पत्थर लपेट दिया, वो रखा। सलीम ने कहा, तो वहाँ क्यों रखा, लेके आ।
पठान भाई ने कहा। सलीम बोला, भाई बेहद भारी है। पठान भाई हंसने लगे। मालूम है, जा उस लड़के को लेके आ। अपने चमचे से कहा। चमचा महबूबल को बुला के लाया। पठान भाई ने पूछा, नाम क्या है तेरा? करता हूँ वही जो अल्लाह को हो कबूल। नाम है मकबूल। काम क्या है बोलो? मकबूल ने कहा। पठान भाई ने बोला, सुना सबने, ये तो डायलॉग मारता है। सब चुप खड़े थे। जा वो चादर रखी है लेके आ। क्यों? मकबूल ने पूछा। पठान भाई बोले, जा लेके आ, पैसे दूंगा तेरे काम के। सब सोच रहे थे भाई कि ये दो आदमी मिलाकर पत्थर ना उठा पाए, ये कैसे लाएगा। मकबूल पत्थर उठाने गया, बहुत भारी था, उठा नहीं पाया। उसने हिम्मत नहीं हारी। बोला, माँ मुझे तेरा बदला लेना है। ऐसा एक पत्थर तो क्या, मैं 100 पत्थर उठाऊंगा। अम्मी जान 100 पत्थर उठाने का दे वरदान। और महबूबल अपने कंधे पर पत्थर उठा के लाया। सब उसको देख रहे थे। उसकी आंखों में आग थी। पठान भाई बोले, यहाँ रखते, कहाँ से आया है और रहता कहाँ है? पैसे दो मेरे। मकबूल ने कहा, मैं जिस समय यहाँ पे हूँ वहीं पे रहता हूँ। आसमां अपनी छत्तर और जमीन अपना बिस्तर। पठान भाई बोले, आज से तुम मेरे साथ रहना। पठान भाई उसे अपने घर ले गए। अपने चमचों से कहा, ये मेरा बेटा है, अगर इसे कुछ हुआ तो तुम्हारी खैर नहीं। पठान भाई का घर 3 माले का बंगला था। पूरी मुंबई अपनी है, कोई तुझे कुछ कहे तो कहना मुझे। मकबूल को कहा, ये तेरा कमरा है, जा मस्त नहा ले, मैं कपड़े मंगाता हूँ। सलीम को बोला, जा 10-15 जोड़े कपड़े लेके आ 15 मिनट में। और मकबूल पठान भाई का सारा काम सीखने लगा। पैसे वसूल करना, नशे का धंधा, पूरी मुंबई में पठान भाई का नाम था। सभी लोग मकबूल को जानने लगे थे। पठान भाई ने मकबूल को अपना बेटा मान लिया था। एक दिन मकबूल ने पठान भाई से पूछा, पठान भाई आपके कमरे में किस लड़के की तस्वीर है? पठान भाई बोले, ये मेरे बेटे रोकी की तस्वीर है। तेरे जैसा ही था मेरा बेटा। उसकी अम्मी उसको जन्म देकर खुदा को प्यारी हो गई। बहुत लाड से पाला मैंने रोकी को, पर एक दिन कार एक्सीडेंट में उसकी मौत हो गई। और कहते कहते पठान भाई रो पड़े। मकबूल ने कहा, अब्बा मत आंसू बहाए, मैं आपका रोकी ही हूँ। रोकी ने अब्बा को गले लगा लिया। ऐसे ही 5 साल गुजर गए। अब पूरे मुंबई में मकबूल को रोकी के नाम से जानने लगे। पठान भाई का सारा काम रोकी संभालने लगा था। एक दिन रोकी कार लेके रात में अकेला गुजर रहा था। तभी वो देखता है कुछ गुंडे एक लड़की को छेड़ रहे थे। लड़की कह रही थी, तुम लोग जानते नहीं मेरे पिता कौन है। अगर उनको पता चला तो तुम लोगों को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। अच्छा तो उन्हें कौन बताएगा, तुम तो आज से हमारे साथ ही रहोगी, एक गुंडे ने कहा। और सब हंसने लगे। रोकी सब देख रहा था और लड़की को जाके कहा, ये गुंडे तुम्हें कच्चा चबा जाएंगे, मेरे साथ चलो। गुंडों से कहा, आज तो मेरे साथ ये आ रही है सोरी, तुम घर जाओ। गुंडे ने कहा। रोकी ने लड़की से कहा, प्लीज आप साइड में आ जाइए। फिर रोकी ने गुंडों को बिना साबुन और पानी के धोना स्टार्ट किया। 5 मिनट की धुलाई के बाद गुंडों ने कहा कि भाई माफ कर दो, आप हैं कौन? रोकी। इतना सुनते ही वो भाग गए। लड़की को लेकर रोकी घर आया। आप घबराए नहीं, मेरे घर पे मेरे अब्बा है और नौकर भी है। कल सुबह आपको जहाँ जाना हो वहाँ पहुँचा दूंगा। रोकी ने कहा। लड़की ने कहा, ठीक है। आपका नाम क्या है? रोकी ने पूछा। सिमरन। लड़की ने कहा। रोकी उसकी खूबसूरती में खो गया था। उसकी काली आंखें, गोरा रंग, लंबे रेशमी खुले बाल। उसने ड्रेस पहना था पिंक कलर का। रोकी उसको अपना दिल दे बैठा था। रोकी भी ब्लैक जैकेट, जींस और टी शर्ट पे हीरो लग रहा था। उसकी लंबी घनी दाढ़ी थी और लंबे बाल में हीरो लग रहा था। और मुंबई का हीरो भी था, पर सिमरन नाम सुनकर उसे गुस्सा आ गया था, क्योंकि अरमान से उसे बदला लेना था और सिमरन उसी की बहन थी। रोकी सिमरन को घर लेके आया। उसे कहा, ये खाली कमरा है, यहाँ सो जाओ तुम, और किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो बताना। और रोकी
अपने कमरे में सोने चला गया, मगर आग दोनों तरफ बराबर लगी थी। नींद तो दोनों को नहीं आ रही थी। सिमरन रॉकी के सपने देख रही थी और रॉकी सिमरन के। सपने देखते देखते दोनों सो गए। सुबह उठे, सब फ्रेश हुए। नाश्ते की टेबल पर तीनों बैठे थे, रॉकी, सिमरन और पठान। पठान ने रॉकी से पूछा, बेटे ये लड़की कौन है? रॉकी ने उत्तर दिया, अब्बा ये सिमरन है। कल रात कुछ गुंडे परेशान कर रहे थे तो मैं इसे अपने घर ले आया। तो तूने उनको सबक नहीं सिखाया? फूल सी बच्ची को परेशान कर रहे थे, पठान ने कहा। रॉकी ने उत्तर दिया, कहाँ, मेरे आते ही सब भाग खड़े हुए। पठान, सिमरन बेटा तुम कहाँ रहती हो? सिमरन, चाचा मैं हॉस्टल में रहती हूँ, पढ़ाई चालू है इसलिए। पठान, तुम चाहो तो यहाँ रह सकती हो बेटा। सिमरन, शुक्रिया आपका चाचा, पर मैं हॉस्टल में ही ठीक हूँ। रॉकी, तुमको आज कॉलेज जाना है? सिमरन, हाँ जाना है। तुम मुझे कॉलेज तक छोड़ दोगे? रॉकी, हाँ क्यों नहीं। पठान की इजाज़त लेके दोनों चले गए। दोनों एक दूसरे से इतना शर्मा रहे थे कि एक दूसरे के सामने भी नहीं देख पा रहे थे। रॉकी ने हिम्मत करके पूछा, क्या हम दोबारा मिल सकते हैं? सिमरन को लगा जैसे मेरे मन की बात कह दी। फिर दोनों में मुलाकातें बढ़ने लगी। सिमरन और रॉकी एक दूसरे को प्यार करने लगे, सिनेमा देखने, कहीं घूमने रोज जाने लगे, नए प्रोग्राम बनने लगे। सिमरन रॉकी के बारे में कुछ नहीं जानती थी, पर रॉकी जानता था कि यह उसके दुश्मन की बहन है, पर वो चाहकर भी खुद को रोक नहीं पाया था और दोनों में प्यार गहरा से गहरा हो गया। अब किसी भी हाल में वो दोनों एक दूसरे को भूल नहीं सकते थे। ज़्यादातर वक्त सिमरन का रॉकी के साथ ही बीतने लगा था। एक दिन सिमरन का मूड बहुत खराब था। रॉकी, क्या हुआ सिमरन, तुम इतना उदास क्यों हो? क्या हुआ, मुझे बताओ, क्या बात है? सिमरन, तुम्हें पता है मेरी कॉलेज में ज़्यादातर स्टूडेंट्स ड्रग्स लेते हैं। मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, उनकी लाइफ है, वो जैसे मर्जी जीवन बिताए। पर जब मेरी बेस्ट फ्रेंड इस ड्रग्स के चक्कर में आई तो समझ आया कि वो ड्रग्स छोड़ना चाहे तो भी नहीं छोड़ पाती और 3 महीने से ड्रग्स ले रही है और कई कई दिन सोती रहती है। रॉकी, तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। और सिमरन को लेके उसके हॉस्टल जाता है और उसकी दोस्त को हॉस्पिटल भर्ती करता है। डॉक्टर कहते हैं, देखो सिमरन चिंता मत करो, तुम्हारी फ्रेंड ठीक हो जाएगी कुछ दिनों में, बस उसे कुछ दिन यहाँ रहना होगा। रॉकी और सिमरन हॉस्टल से चले आए। दोनों बेहद दुखी थे। सिमरन को हॉस्टल छोड़ दिया और खुद घर आ गया, लेकिन रॉकी बेहद दुखी था क्योंकि सिमरन को पता नहीं था, पर मुंबई का डॉन था रॉकी। उसके धंधों में से ही एक धंधा ड्रग्स का, पर उसे पता नहीं था कि इतना खतरनाक ड्रग्स होता है। वो जाके अपने अब्बा से बात करता है, रॉकी, अब्बा ये ड्रग्स कितने खतरनाक है, इससे लाखों लोगों की ज़िंदगी बिगड़ रही है। पठान, ये तुझे क्या हो गया बेटा, हम तो ये धंधा वर्षों से कर रहे हैं। रॉकी, हाँ अब्बू, पर मुझे नहीं पता था ये इतना खतरनाक है। मेरी ही एक दोस्त ड्रग्स के चक्कर में आ गई है। अब्बा आप वादा करो, आज से हम ये धंधा नहीं करेंगे, ना किसी को करने देंगे। पठान, ठीक है बेटे, वादा, आज के बाद ना हम ये धंधा करेंगे, ना किसी को करने देंगे। अब रोज सिमरन और रॉकी हॉस्पिटल जाने लगे। धीरे धीरे सिमरन की दोस्त की हालत सुधरने लगी थी। सिमरन ने रॉकी को बदल दिया था। एक दिन पठान ने रॉकी से कहा, बेटे आज मैं हफ्ते लेने नहीं जा पाऊंगा, तुम चले जाओ और सलीम और कुछ लोगों को साथ ले जाना। वो सिमरन को मिलने गया, थोड़ी बातें की, फिर कहा, आज मुझे काम है, मैं चलता हूँ। सिमरन ने जिद की, मैं साथ चलूँगी। रॉकी उसे मना नहीं कर पाया और वो साथ गई। रॉकी के साथ सलीम और कुछ लोग आए, स्टेशन पर गए और कुली से हफ्ता लेने लगे। सारे कुली अपना अपना हिस्सा सलीम को देने लगे। सब कुली के मुंह उदास थे। सिमरन ने पूछा, किस बात का हफ्ता? रॉकी ने कहा, अगर उन्हें यहाँ काम करना है तो हफ्ता देना पड़ता है।
सिमरन को बहुत गुस्सा आया। उसने रॉकी से कहा, तुम्हें शर्म नहीं आती इनसे यूं पैसे लेते? देखो इनके चेहरे की तरफ, वो कितना कष्ट उठाकर काम करते हैं ताकि अपने बच्चों का अपना पेट भर सके, और तुम जैसे लोग गरीबों के हाथ का निवाला छीन के बड़े बड़े बंगले बनाते हो और गाड़ियों में घूमते हो। सिमरन रूठकर गुस्से से वहां से जाने लगी। रॉकी को याद आया कि कभी वो भी सामान उठाता था, कितना कष्ट होता है। उसने सिमरन को रोका और कहा, मुझे माफ़ कर दो, आज से कोई हफ्ता नहीं देगा, ना कोई हफ्ता लेगा। रॉकी ने सिमरन से कहा, मुझे तुमसे बहुत ज़रूरी बात करनी है, गाड़ी में बैठो। रॉकी सिमरन को लेके मुंबई के बाहर निकल गया। फिर खाली सड़क पे गाड़ी रोकी और दोनों गाड़ी से उतरे। सिमरन ने बोला, रॉकी तुम मुझे गाड़ी में चलाने लगे, मुझे यहाँ ले आए। मैंने कितना पूछा क्या कहना है, फिर भी कुछ नहीं बोले, आखिर बात क्या है? रॉकी ने बोला, देखो मेरी बात ध्यान से सुनना और समझना। मेरा नाम मकबूल है, मैं तुम्हारे गांव में ही रहता था अपनी अम्मी के साथ, और तुम्हारे भाई ने मेरी अम्मी को जान से मार डाला और मुझे भी जान से मारने की कोशिश की। मैं भाग के मुंबई आ गया। मुझे पठान चाचा, जिसे मैं अब्बा कहता हूँ, उन्होंने मुझे अपना बेटा बनाया और मैं 10 साल से तुम्हारे भाई की जान लेने की सोच रहा हूँ और इसके लिए मैं काम कर रहा था। मेरे दोस्त मुझे गांव में होने वाली हर हलचल के बारे में बताया करते हैं। तुम्हारे भाई ने और तुम्हारे अब्बा और उनके भाई ने मिलकर सारे गांव को गुलाम बनाकर रखा हुआ है। अब मेरी तपस्या समाप्त हो गई है, मैं उन्हें मारने के लिए गांव जा रहा हूँ। और रॉकी ने गांव के हालात भी बताए। गांव में बच्चों की पढ़ाई रुक गई है, सबको सिर्फ 2 वक्त की रोटी मिलती है और सबको तुम्हारे भाई के इशारों पे काम करना पड़ता है। अब उस गांव में बस मातम ही छाया है। तुम मुझे छोड़ के जा सकती हो और चाहो तो मेरा साथ दे सकती हो। रॉकी ने सिमरन को गाड़ी में बिठाया और मुंबई आने के लिए निकल गया। रॉकी और सिमरन दोनों चुप थे। सिमरन कुछ नहीं बोल रही थी। रॉकी ने सिमरन के हॉस्टल के सामने गाड़ी को रोक दिया। सिमरन उतर के जाने लगी। रॉकी उसे देख रहा था। सिमरन गेट के अंदर चले गई, पीछे देखे बिना। रॉकी उसी दिशा में देख रहा था। वो बहुत दुखी था। अचानक सिमरन वापस आई और रॉकी से कहा, मैं तुम्हारे साथ हूँ। उसने परिवार में सबका दिल जीत लिया था एक ही हफ्ते में। फिर रॉकी ने धीरे से गांव में फैले अरमान के गुंडों को मारना शुरू किया। अरमान और उसके भाई और चाचा को समझ नहीं आ रहा था कौन उनके आदमियों को मार रहा है। अरमान के घर में और बाहर जितने भी गुंडे और बॉडीगार्ड बचे थे वो सब रॉकी के थे। रॉकी ने अरमान, उसके दोनों छोटे भाई और चाचा को बोला, चलो आज गांव घूमने चलते हैं। सब एक ही गाड़ी में घूमने चले। रॉकी ने गाड़ी को गांव के बीचों बीच रोक दिया और सभी गांव वाले जमा हो गए। रॉकी ने बोलना शुरू किया, अरमान देख ही नहीं, आज किसी की आंखों में डर नहीं है। पता है क्यों? जाने दे, तुझे पता है मैं कौन हूँ। मैं मकबूल हूँ, जिसकी माँ को तुमने मार दिया था। अरमान और उसके भाई सब गुस्से में थे। अरमान ने उसके गुंडों को कहा, मार दो साले को, लेकिन कोई अपनी जगह से नहीं हिला। रॉकी ने कहा, ये सारे मेरे ही लोग हैं। मैं पिछले 5 साल से तुम्हारे पास ही गुंडों को भेज रहा था ताकि तू एक एक करके सभी गुंडों को अपने काम के लिए रखे और ये सब एक एक करके तेरे आदमियों को ख़त्म करते रहे। और अब जितने भी तेरे आदमी बचे हैं वो तेरे नहीं बल्कि मेरे लिए काम करते हैं। तूने और तेरे भाइयों ने, तेरे चाचा ने मिलके गांव वालों को बहुत परेशान किया है। अब तुम्हारी मौत का तमाशा ये सब मिलके देखेंगे। और फिर रॉकी और अरमान, उसके भाई मिलके हाथापाई करने लगे। रॉकी ने अपने माँ के बदले के कारण तीनों भाइयों को मार दिया और दोनों चाचा को भी। खुद भी बेहोश हो गया। उसके आदमी मिलके उसे अस्पताल ले गए। सिमरन की अम्मी और उसकी चाची को जब इस बात का पता चला तो सदमे के कारण उनकी जान चली गई। सिमरन अपने परिवार के लिए बहुत रोई। गांव में फिर से अब आज़ाद थे। रॉकी को
मिलने सिमरन अस्पताल पहुंची और रॉकी के सीने में सिर रखकर फूट फूट कर रोने लगी। कुछ दिनों में रॉकी बिल्कुल ठीक हो गया। सिमरन और रॉकी गांव वालों से आखिरी बार मिलने गए। गांव वालों ने रॉकी का बहुत धन्यवाद किया और रॉकी और सिमरन मुंबई आने के लिए निकल पड़े। धन्यवाद।